लेकिन अभी भी 74% ही पर्सन हमारे इंडिया के लिटरेट हैं। तो पुअर लिटरेसी रेट है। विलेज लेवल पे आपके जो बच्चे हैं वो ज्यादा उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, एनरोलमेंट रेट बहुत ज्यादा लो होता है। तो अब अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन पढ़ो आप ढंग से तो कोल्ड वॉर का बहुत बड़ा उसमें वो है। कोल्ड वॉर जब तक था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, तभी तो ये सारी चीजें हुई। अब मान लो आप किसी के एक विलेज हेडक्वार्टर में जाके, मान लो 4-5 विलेजेस को आप कनेक्ट करके वहाँ पे आप जाके कंप्यूटर सिखा रहे हो, जरूरत ही नहीं है, उनको तो वहाँ पे खेती करनी है। पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट सही नहीं है इंडिया में। सोशल जस्टिस, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग सोशल जस्टिस इन एजुकेशन। एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। स्टेटस ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वर्ल्ड वाइड में क्या है, स्टेटस क्या है लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग पढ़ लिटरेसी मींस पढ़े लिखे कितने लोग हैं। देखिए अभी भी इतने 75 ईयर्स होने को है, 78 ईयर्स 80 ईयर्स अप्रोक्सीमेट होने का है, लेकिन अभी भी 74% ही पर्सन हमारे इंडिया के लिटरेट हैं। तो पुअर लिटरेसी रेट है, एनरोलमेंट रेट काफी मतलब लो है, जो बच्चे छोड़ रहे हैं एजुकेशन वो भी काफी हाई रेट है, तो ड्रॉप आउट रेट भी काफी हाई है। इट इज ओनली ऑन लिटरेसी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज, तो इसका एक विमेन जो लिटरेसी रेट है वो भी काफी लो ही माना जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आते हैं इश्यूज। एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है। वी हैव ब्रिटिश एजुकेशन स्ट्रक्चर, तो अभी हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, 10th तक वही एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, फिर आपका सेकेंडरी स्कूल होते हैं, फिर आपके हायर सेकेंडरी होते हैं, अपर सेकेंडरी, इस टाइप के सारा है। हायर एजुकेशन सेक्टर होता है, इस टाइप का एक हायरार्की है। आपने भी पढ़ा होगा आपका एजुकेशन सेक्टर क्या था। यू माइट बी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स बट व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड व्हाट डिग्रीज यू हैव गॉन, यही चीजें हैं। आपको डिटेल में एक बार इसका एकेडमिक्स क्या है मोटा आइडिया आपको लेना चाहिए। एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके एजुकेशन चैलेंजेस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या क्या चैलेंजेस आपके हैं। व्हाट ऑल चैलेंजेस यू फेस। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहीं और होती है, बहुत सारे। सी इंडिया हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी विलेजेस, हैमलेट्स, तो व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर का पुअर होता है। हो गया चैलेंज। विलेज लेवल पे आपके जो बच्चे हैं वो ज्यादा उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, एनरोलमेंट रेट बहुत ज्यादा लो होता है। इसीलिए देखिए आप मिड डे मील शुरू की गई, आपके सर्व शिक्षा जो अभियान है वो शुरू किया गया कि बच्चे पढ़ने आए विलेज लेवल और कई जगह पे बिकॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी इन अदर फील्ड्स, बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे यू हैव टू एटलीस्ट अभी आपकी ट्रेनिंग चली है, टीचर ट्रेनिंग करके आपका प्रोग्राम रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, कहाँ पे रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है। अभी निपुण भारत करके एक इनिशिएटिव लिया गया, निपुण भारत। ASER रिपोर्ट है, ASER रिपोर्ट है। और मुझे याद आपका प्रथम एनजीओ है, प्रथम एनजीओ की भी एक रिपोर्ट आती है, तो वो भी एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। फाइनेंसिंग एजुकेशन, एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती है। एक्चुअली में ये बात पढ़नी इसलिए क्योंकि बजट में अभी भी काफी लो लेवल का एजुकेशन में आपका फंड पास होता है। बजट काफी लो रहता है, पुअर रहता है। मेरे ख्याल से 1.4% ही हमारा होता है स्पेंड एजुकेशन पे। जब आप बजट देखते हो तो वी विल डिस्कस व्हाट ऑल द बजट है डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल सेक्टर्स। लाइक हम डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हेल्थ पे काफी कम आ रहा है। ऐसे आपके इस फील्ड में हो गया, एजुकेशन फील्ड में काफी कम हमारा खर्च होता है। तो सुब्रमण्यन पैनल रिपोर्ट है। हाँ, पैनल रिपोर्ट आपको पढ़नी होती है कि उसमें क्या रिफॉर्म के लिए बताया गया, क्या आपको रिकमेंडेशन बताई गई कि कैसे करा जाए, आपका चेंज या रिफॉर्म किया जाए आपके। ये जो रिपोर्ट्स बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बनाते हैं, पूरा ब्यौरा लेके सारे रिपोर्ट्स जो रीजनल लेवल पे। तो इसमें एक चीज और मैम देखिए, इसमें आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लाई है 2020 में, तो वो एक नई पॉलिसी है, उसमें काफी रिफॉर्म किए, काफी चेंज किए हैं। यही पॉलिसी बच्चों को पढ़नी चाहिए। इसमें प्रीलिम्स और मेंस में अक्सर इसमें क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी नई पॉलिसी या नया फ्रेमवर्क बन रहा है, तो इस पे कुछ पूछा जाएगा। व्हाट आई वाज सेइंग, सुब्रमण्यन पैनल रिपोर्ट है। इसमें ये सारे रिपोर्ट्स आपके ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। कई जगह पे क्या होता है, कुछ सैंपल आप एक इनिशिएटिव करते हैं, वहां पे एक मान लो एक डिस्ट्रिक्ट को एक पूरे इंडिया के एक सैंपल की तरह वहां पे वर्क किया जाता है, तो इन सब सारे सेक्टर्स पे, और वहां का रिपोर्ट लेके लोग बनाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट वंस दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स सो दैट पूरे देश पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेस, तो सोशल जस्टिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, कैसे करता है बिना ह्यूमन, इसके मतलब जो आपका रिसोर्स है उसके बिना तो सोशल आपका जस्टिस आपका अधूरा ही है। बिना इसके वो हो ही नहीं सकता है। सी ह्यूमन रिसोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास बहुत सारी
ह्यूमन रिसोर्स है, Demography ह्यूमन भी काफी high है। लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन Human capital से कह सकते हैं, human ह्यूमन capital। कैपिटल। तो मान लो कई दूसरी कंट्री में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, लेबर चाहिए उनको, तो हम मान लो हम यहाँ से लोग भेज रहे हैं वहां पे काम करने के लिए, कैसे भेज देंगे? ऐसे ही भेज देंगे? नहीं, उनको कुछ सिखाना चाहिए, उनको कुछ डेवलपमेंट, कुछ स्किल डेवलपमेंट ना करना चाहिए उनका। डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ स्किल सिखानी चाहिए, कुछ हुनर जिसको बोलते हैं, हुनर सिखाया। लड़कियों के लिए अलग अलग सीना, ये करना वो करना, उस तरह के सिखाए। मर्दों के लिए कुछ हैवी मशीन्स बनाना या कुछ मैकेनिक, उधर इस तरह से ड्राइविंग स्किल्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे स्किल्स आप सिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी इनिशिएटिव्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आपको जरूरत पड़ती है? नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, मिशन चल रहा है इसके लिए। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स हैव टेकन फॉर स्किल डेवलपमेंट, इट इज आल्सो जैसे इंपॉर्टेंट। स्किल आपका प्रोग्राम हो गया, स्किल आपका मिशन हो गया, डेवलपमेंट आपका मिशन, तो ऐसे कई सारे तो initiative लिए गए हैं। चैलेंजेस इन स्किलिंग, यहाँ भी वही चैलेंजेस आप देखो, चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। मान लो आप कहीं पे स्किल डेवलपमेंट का कोई एक प्रोग्राम बना के, 1-2 महीने का कोर्स बना के किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपने लॉन्च किया, वहां पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? क्या आपका ये जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, क्या इसका जो आप जहाँ दे रहे हो इनको ट्रेनिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? उसका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, फंडिंग प्रॉपर हो रही है? मान लो आप किसी एक विलेज हेडक्वार्टर में जाके, मतलब 4-5 विलेजेस को आप कनेक्ट कर रहे हो आपस में, आप स्किल वहां पे आप जाके कंप्यूटर सिखा रहे हो, जरूरत ही नहीं है उनको, तो वहां पे खेती करनी है, क्या करोगे कंप्यूटर सीख के? वहां पे आप कुछ और सिखा रहे हो, इट इज वर्थ। वहां पे चैलेंजेस होते हैं, उनको आप ये सिखाना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा बीज बोना चाहिए, क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी, एरिया वाइज आप डेवलपमेंट करो, स्किल सिखाओ, एरिया वाइज करना है, और कहाँ कहाँ पे कौन सी स्किल जरूरत पड़ती है। मतलब बहुत कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, उनको मान लो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वहां पे जाके आप नागरना कैसा है, मतलब हल चलाना कैसा, ये सिखा रहे हो, गलत है ये। दिस इज व्हाट द फील्ड स्पेसिफिक आप दो स्किल दो, आप एरिया स्पेसिफिक स्किल दो। शॉर्टकमिंग्स ऑफ करंट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। शॉर्टकमिंग्स क्या है जो करंट स्किल डेवलपमेंट के? एक तो है रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, व्हाट ऑल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म करना, चेंज करना, अपग्रेड करना, व्हाट ऑल यू नीड टू डू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करो, बिल्डअप करो, फाइनेंस प्रॉपर दो, और आपका जो FDI है उसको भी कराओ, इंक्लूड कराओ, ऐसे कई सारी चीजें आप कर सकते हो। एक इसमें इंपॉर्टेंट मुझे मिशन याद आ रहा है, ODOP, वो काफी इंपॉर्टेंट मिशन है जो अभी चल रहा है रिसेंटली। उसमें आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का आपका बनाया जा रहा है, उसका फिर आपके वेरियस स्किल सिखाए जा रहे हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो नाउ हियर इन सोशल जस्टिस द लास्ट टॉपिक व्हाट वी से इज इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एंड हंगर, आप देखो मैम, ये वाला टॉपिक इसमें है ही क्यों? आप देखो पहले रीजन क्या है इसके पढ़ने का। रीजन यही है कि आप देखो इतने इयर्स हो चुके हैं हमारा इंडिपेंडेंस मतलब हुए, लेकिन फिर भी अभी पॉवर्टी भी है, हंगर भी है। स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट रोटी कपड़ा मकान। वही तो। और मजे की बात ये है कि इंडिया सबसे बिगेस्ट कंट्री है जहां प्रोडक्शन होता है, जहां फार्मिंग सेक्टर इतना बूम पे रहता है, आपका फूड क्रॉप्स काफी ज्यादा ह्यूज प्रोडक्शन में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हंगर है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी है एक बहुत बड़ा रीजन, और मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा इशू है। मैनेज नहीं हो पाता, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है आपका। तो ये फूड क्रॉप्स और जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते। इसके लिए गोडाउन्स कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, व्हाट ऑल द रूल्स रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द पॉवर्टी एंड हंगर, टू डिक्रीज यू कैन से। तो इसके लिए क्या 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 रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर है क्या? पॉवर्टी और हंगर इंटरलिंक है आपस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में ज्यादा है, किस एरिया में कम है, वर्ल्ड वाइड भी, आपका इंडिया लेवल पे भी। इसके मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर क्या क्या है, यू हैव टू सी। रीजंस क्या है उसके बिहाइंड, कितना लेवल पे आपका है। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेस भी चेक करना है। पॉवर्टी के मतलब बेसिकली पॉवर्टी कहाँ पे होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, वो कहाँ पे आती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, हाँ, रीजंस क्या है, वो सारे उसके देखना पड़ता है उसमें। कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड malnutrition. Malnutrition is one of the बिगेस्ट माल न्यूट्रिशन बहुत बिगेस्ट इशू है अपने इंडिया में। माल न्यूट्रिशन की वजह से ही काफी ज्यादा देखते हो आपकी वेस्टिंग देखने को मिलती है बच्चों में, आपकी स्टंटिंग देखने को मिलती है। एक होता है एनीमिया भी बहुत ज्यादा है। वो उसकी वजह क्या है? यही माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, malnutrition plus hunger.
हाँ, ये सब- impacts your human resources very हाँ, badly, exactly. which will affect your building, your society, your like everything. It लाइफ impacts. एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती हाँ, है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, आपकी एक ह्यूमन रिसोर्स डैमेज ह्यूमन हो कैपिटल जाता है, डैमेज होता है उससे काफी ज्यादा। ह्यूमन रिसोर्स डैमेज हो जाता है। और इसमें MDG है एंड SDG है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फूड एंड गोल्स से दिए गए हैं आपको, गोल्स के बारे में बताया गया है कि MDG जो आपके हैं, SDG हैं, ये वेरियस गोल्स हैं जो आपके UN के थ्रू बनाए गए हैं, यूनाइटेड जो नेशन आपका है, उसके थ्रू बनाए गए हैं। 15 ईयर्स के ये गोल्स होते हैं, इसमें आपके 17 है गोल्स, जैसे आपका SDG उसमें 17 गोल्स हैं टोटल। उसमें वेरियस गोल्स बताए हैं कि पॉवर्टी को लेकर के क्या है, एजुकेशन को लेकर के क्या है, हंगर को लेकर के क्या है, इसमें पोलियो भी ऐड हो गया, पोलियो भी इसमें है, वाटर है, इक्वालिटी को लेकर के है, जेंडर इक्वालिटी है, आपका एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, वेरियस इसमें गोल्स दिए गए हैं। तो इसमें पॉवर्टी और हंगर आपके इनिशियल गोल्स हैं, गोल नंबर 1 एंड 2 इसी के बारे में बात होती है SDG तो में। नेक्स्ट हियर कम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। हाँ, स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी की वजह से ही आपके पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट सही नहीं है इंडिया में, मिसमैनेजमेंट है, FCI का स्टोरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है भी तो उसमें सही ढंग से वो उसको यूज टू नहीं, ठीक से उसका रखरखाव नहीं हो पाता, आपका फूड वेस्ट हो जाता है। कई बार हर साल फूड बहुत बड़े अमाउंट में वेस्ट होता है, तो यही आपको देखना चाहिए इसमें। एक और भी है कंस्ट्रेंट्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से अभी भी आप पॉवर्टी और हंगर को नहीं कर पा रहे हैं आप कम, तो वो देखने होते हैं आपको। We have one of the my favorite bill, National Food Security Act. NFSA एक्ट, इसमें क्या है, इसमें मैम देखिए इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें प्रायोरिटी सेक्टर हाउस होल्ड है उनके बारे में बताया गया कि वो कितना ले सकते हैं सरकार से, कितना जो आपके फूड ग्रेन्स हैं, और अंत्योदय आपके जो हाउस होल्ड है उनके बारे में बताया गया कि वो कितना ले सकते हैं आपके पर मंथ आपके फूड क्रॉप, फूड ग्रेन्स। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका इनिशिएटिव है। मिड डे मील है स्कीम, मनरेगा, MDM, मिड डे मील को भी पोषण अभियान बोला जा रहा है, तो ये भी एक चेंज हो गया, काफी इनिशिएटिव तो सेम ही है। इसमें MG नरेगा भी आ जाता है, मनरेगा भी हाँ इसी का एक पार्ट है। वेज एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई उसमें, 100 डेज वर्क की। what it is says social justice. So now we are going to discuss the international relations. इंटरनेशनल रिलेशन, So ये GS paper 2 of mains, you have international relationship. What is international relation? International relation, your country India, what kind of relationship she has with her neighbors, with international other countries, फॉरेन कंट्रीज, एनी कंट्री यू कैन से, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशनशिप है इसमें इसका क्या है? जो इंटरनेशनल जो रिलेशन, इसमें सबसे बेसिक जो चीज है वो आप देखते हो वर्ल्ड वॉर के बाद कि कैसे रिलेशन बने वेरियस कंट्रीज के बीच में, और बेसिकली इंडिया उसके नेबर जैसा आप कह रही हैं और अदर कंट्रीज के बीच में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ऐसा एक बहुत वाटरशेड बड़ा इवेंट है आपका, लैंडमार्क इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे हर एक चीज में चेंजेस आए। सो मेनी कंट्रीज गॉट डेवलप्ड, सो मेनी कंट्रीज हैड गॉन थ्रू मल्टीपल चेंजेस। इट कैन बी, कई नई कंट्री तो बनी, नई कंट्री बनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्री से टूट के बनी, बहुत सारे हिस्से हुए, बाल्कनाइजेशन हुआ, यूगोस्लाविया बना, बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला, बहुत सारे कंट्रीज के न्यू बॉर्डर्स बने, बहुत सारे कंट्रीज ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज समथिंग विच इज बिग इवेंट, बिग इंसिडेंट, बिग एक्सीडेंट यू कैन से, विच एमर्ज एज अ न्यू चेंज। वर्ल्ड वॉर जो हो गई, ये एक तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और एक और है कोल्ड वॉर। उसमें भी देखो आप, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो आप ढंग से, तो कोल्ड वॉर का बहुत बड़ा उसमें वो है। कोल्ड वॉर जब तक था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, तभी तो ये सारी चीजें हुई। कोल्ड वॉर की वजह से ही इंडिया ने एक प्रोग्राम या एक आप इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसे कहते हैं NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी वजह से भी आपके इंटरनेशनल रिलेशन मतलब पढ़ते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। सी हियर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स व्हाट इंडिया सेज, इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड रिलेशनशिप, इंडिया के नेबरहुड कौन कौन से हैं, उनके साथ इंडिया का क्या, ईस्टर्न पार्ट पे क्या है, वेस्टर्न पार्ट पे क्या है नेबर्स, यस, ईस्टर्न पार्ट पे क्या है, वेस्टर्न पार्ट पे क्या है, सदर्न पार्ट पे क्या है, श्रीलंका जैसे हो गया, कौन से कंट्री हैं। तो आपको पहले तो आप एक चीज देख लेना कि इंडिया की रिलेशनशिप नेबर्स कौन से हैं, और उनके लिए क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, मतलब मींस फॉरेन पॉलिसी इसमें आपको पढ़नी है अपने जो आपकी स्टेट है इंडिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है वेरियस कंट्रीज से। तो अगर नेबरहुड की बात आप करो तो आप दो पॉलिसीज आप अक्सर देखते हो, एक लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक लुक वेस्ट या एक्ट वेस्ट पॉलिसी। ये दो पॉलिसी आप जनरली बहुत पढ़ोगे। नैम, मैंने बताया आपको नैम पढ़ना पड़ता है। एक और आपके पंचशील जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स हैं, उनके बेसिस पे इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनाती है। तो इसमें इंडिया के नाइबर्स में कुछ कंट्रीज आई हैव नोटेड डाउन, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल एंड मालदीव्स। दीज आर द कंट्रीज व्हिच इंडिया borders or you can say neighbors with,
इन कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, इसका इंडिया के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन देशों के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हु विल गेट बेनिफिटेड, हु हेल्प ईच अदर, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हिच गवर्नमेंट विल टेक व्हाट इनिशिएटिव्स, यू हैव टू सी इन दैट. तो हियर bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. तो इंडिया का इंटरेस्ट ग्लोबल जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें कितना इफेक्ट होता है, यू हैव टू सी इन दैट. ग्लोबल एग्रीमेंट्स हो गए आपके, ग्लोबल ट्रीटीज हो तो गई. इसमें इंडिया मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है? तो इंडिया की जो मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन सिंस 1947 एज सर सेज, नाम NAM, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको डिटेल में पढ़ना, इसको हम यहाँ पे एक वर्ड में समझा देते हैं. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब हम किसी भी बड़े ग्रुप से हम अलाइन नहीं होते, हम पार्टिसिपेट नहीं करते उनके साथ, या पार्टनरशिप नहीं करते हम किसी भी बड़ी ग्रुप से. बिकॉज वंस इट हैपेंड सो मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बिग ग्रुप्स, तो वहां पे पार्टनरशिप में वार हो गया था. तो सिंस बिकॉज इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट पार्टनर इन विद द बिग पावर ब्रिटिश, बिकॉज इट वाज एट दैट टाइम इंडिया वाज अ कॉलोनी. इंडिया नेवर हैड एनी सेल्फ सेइंग कि हम नहीं आ सकते, हम किसी की कॉलोनी थे तो हमें जाना पड़ा था, मजबूरन जाना पड़ा था. आप बता रहे हो ना, इसमें इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों शुरू किया, ये कोल्ड वॉर के एरा की टाइम है. उसमें दो ग्रुपिंग बन गई थी, एक तो यूएसए वाली जिसे कहते हैं NATO, और एक बन गया था यूएसएसआर वाला जिसे कहते हैं वार्सा पैक्ट. तो इंडिया ने कहा कि वो किसी भी ग्रुप से अलाइन नहीं होगा. और यहाँ पे उसके बाद इंडिया ने एक कॉमनवेल्थ ग्रुप में इंडिया इज चोगम जिसे कहते हैं. हाँ, तो इंडिया इज अ पार्ट, बट स्टिल इंडिया सेज आई एम नॉन अलाइन्ड विद एनीबॉडी. तो कॉमनवेल्थ का आप एक बार पॉलिटिकल सोवरेनिटी इंडिया है, इंडिया एक सोवरेन आपका है, आपका जो कुछ भी सोवरेन अपना लॉ बना सकता है. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, हाँ ये भी आपका है. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, यू हैव टू गो थ्रू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन डिटेल. सो दैट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मुझे एक चीज याद है, इसमें कहा गया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. हाँ, इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, वो पहले नहीं अटैक करेगी आपकी अटैक, और ना ही यूज करेगी वेपन्स. वी हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान ऑल्सो हैव न्यूक्लियर बॉम्ब. अगर हम पाकिस्तान पे हम चाहो तो अभी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे. पॉलिसी नोट पर. एंड गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे मैंने बताया आपको पहले, पंचशील और गुजराल डॉक्ट्रिन को आप मिला के पढ़िए, वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है. दोनों ही बताते हैं पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात, और पॉलिटिकल सोवरेनिटी की बात करते हैं, रीजनल सोवरेनिटी की बात बताते हैं. काफी इंपॉर्टेंट. एंड उसके साथ है लुक ईस्ट एक्ट. तो लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, पहले थी लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट. ये पॉलिसी आप डिटेल में पढ़ना, बिकॉज इंडिया हैज टॉकिंग अबाउट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके बारे में बात कर रहा है. व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन सबसे क्या और इसके साथ एक है लुक ईस्ट टू एक्ट पॉलिसी, एंड दूसरी है थिंक वेस्ट एक्ट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू वन. एक्चुअली इसमें क्या हुआ, इसमें लुक ईस्ट और एक्ट, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें इंडिया के पहले जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट, कि उनसे रिलेशनशिप बना के रखेंगे. अब वो हो गया है कि एक्ट ईस्ट, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे अपने नेबर से, जो आप बताया साउथ ईस्ट